तो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का फिज़िक्स का सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, जो आपका कल एग्ज़ाम है फिज़िक्स का टर्म 1 का। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है, क्योंकि आपको जो पेपर का पैटर्न आएगा इसी पे बेस्ड आएगा और जो क्वेश्चन होंगे इसके जैसे ही, मतलब आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके हमने अलग से सॉल्व करके उन्हें रखा है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे वो हमने जो सॉल्यूशन कर रखा है उससे आपको दिखाएंगे, ठीक है। और जो बाकी क्वेश्चन है उसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई 20 करने हैं। सेक्शन बी में 24 है, जिसमें से कोई 20 करने हैं। और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 5 करने हैं। यानी कि टोटल 55 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई से 45 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जो इसका मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स वो होगा 35 मार्क्स होगा, ठीक है। और जो टाइम होगा इसका 90 मिनट्स, ठीक है। तो अब चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 MCQ विद ओवरऑल चॉइस टू अटैम्प्ट एनी 20 MCQ, ठीक है। 20 में से कोई 10, मतलब 25 में से कोई 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, आपने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए मान लीजिए, तो जो पहले के 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वही माने जाएंगे। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जितना आपको बोला गया उतना ही आपको क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन बोले हैं तो आप कोई 20 ही अटैम्प्ट कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ए डिराइव्ड यूनिट। कौन सा इनमें से डिराइव्ड यूनिट नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, किलोग्राम। किलोग्राम जो है वो बेस यूनिट है या फिर जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। बाकी जो तीनों है वो डिराइव्ड यूनिट है। सेकंड है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो अंडर एरिया जो आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। तो ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है। देखो, टाइम नहीं है, स्पीड भी नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्थ है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन द फोर्स दैट कीप्स इट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज। आपको पता होगा, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो जो फोर्स उसे हेल्प करता है मूव करने में वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, F=mv² r, ठीक है। सेंट्रीपिटल जो फोर्स का फॉर्मूला होता है। फिफ्थ है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उसके अंदर का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करता है वर्क डन को रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, वर्क डन। सिक्स्थ है, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, G=F/r²/m1m2, ठीक है। तो जब इसको हम इनकी यूनिट्स लगाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसलिए जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ये आप करके देख सकते हैं। सेवेंथ है, इफ़ वी गो डाउनवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जब हम अर्थ की सरफेस से डाउनवर्ड जाएंगे तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। एट्थ है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है इन चारों में से। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। देखिए, आपको अगर पेपर में आपको ऐसा यूनिट निकालने के लिए आता है तो आपको सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m/r², ठीक है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, kg, और रेडियस का मीटर। तो रेडियस का स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। टेंथ है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड।
ये आप जानते हैं जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे डिराइव्ड हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। ठीक है। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट दैट ऑफ फोर्स। इनमें से चारों में से कौन सी फोर्स की यूनिट है। फोर्स की यूनिट न्यूटन में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसकी है, वर्क की यूनिट है। और सेकंड है मिली न्यूटन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिली न्यूटन। क्योंकि जो थर्ड है नैनोमीटर और फोर्थ है न्यूटन सेकंड, ये इनमें से कोई सी फोर्स की यूनिट नहीं होती। फोर्स की एक छोटी यूनिट है मिली न्यूटन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिली न्यूटन। ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ जे थॉमसन, जो जे थॉमसन था उसका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था, तो उसका मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 13th क्वेश्चन है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज। देखिए मैंने आपको बोला था कि जो न्यूमेरिकल हैं वो मैंने सॉल्व करके रख रखे हैं आपके लिए ऑलरेडी, और ये जो 13th क्वेश्चन है बुक का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें बुक में इसका आंसर दिया हुआ है अच्छे से। इसका उत्तर पहले हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप भी देख सकते हो, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, ये बुक का एग्जाम्पल है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो बुक के एग्जाम्पल्स है वो करके चाहिए, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है उसमें से इस तरीके के बेस्ड 3-4 क्वेश्चन हैं बुक में दिए गए, उसमें से आने के बहुत सारे चांसेस है। ठीक है। इसी तरीके से एक सन का भी क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। सन का एक एग्जाम्पल है, वो भी आप बुक में जाके देखिएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। होप आपने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लिया और समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ फॉर t सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज 25 मीटर, द टाइम ऑफ ट्रेवल t इज। तो पहले तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इसमें दिया है कि जो बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो यानी इसके जो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई वो हो गई 0। ठीक है, जो उसका टाइम है वो कितना है, t सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया है वो है 25 मीटर। हमें t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्वेश्चन 15 का। u देखिए आपको 0 मीटर पर सेकेंड है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस पे रेस्ट पे। टाइम है t सेकेंड्स, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर। तो सबसे पहले जो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए कि जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए, फिर क्या प्रूव करना है, उसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, फिर वो देखिए किस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ जो मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर उसमें हम इस सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें t की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। जैसे s की जगह हमने 25 पुट किया, u की जगह 0 पुट करेंगे तो ut की वैल्यू हो जाएगी 0, और बाकी क्या बचा 1/2 ए टी स्क्वायर। 1/2 से एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, तो इस साइड क्या हो गया 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेकेंड। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, 5 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ यूनिट वॉट आवर। इसका आंसर आपको पता होगा कि वॉट आवर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। ऑप्शन ए एनर्जी। ठीक है, 16th है, ये भी न्यूमेरिकल पे बेस्ड है, इसका भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन टू ए पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स टू ए। इफ इट टेक्स 2 आवर्स टू डू सो, हिज एवरेज स्पीड इज। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसके चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन जो 16 है उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का है
ठीक है, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाता है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर। फिर वो वापस बी से ए पे आ जाता है, ठीक है, तो ए से बी गया 3 किलोमीटर, फिर बी से ए आया प्लस 3 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस उसका क्या हो गया 6 किलोमीटर। टोटल टाइम आपको दिया है 2 घंटे। आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस है 6 किलोमीटर और टोटल टाइम है 2 आवर, तो इसका जो आंसर हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल विल बी। ये आपका जो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी फॉर्मूले हैं आप सब याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो रेंज पूछ लेगा, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, या मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है, ठीक है, या कोई स्पेशल केस दे सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मीटर। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो जो 17 क्वेश्चन है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे देख सकते हैं। यू की वैल्यू क्या दी थी 28 मीटर पर सेकेंड, थीटा क्या था 30 डिग्री। तो आपको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। तो u की वैल्यू 28 है, थीटा की वैल्यू 30 है, और g की वैल्यू 9.8 लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 9.8। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 2 से जब 28 को कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 14, और नीचे क्या आ गया 19.6। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 अपॉन 19.6। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ईजिली कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा 10 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 18 है, ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन। हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। तो ये जो वैल्यू है उससे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो साइकिल है उसने रोड पे कितना वर्क किया है। तो इसका जो जर्नल सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 0। कैसे, क्योंकि देखिए साइकिल ने अगर रोड पे वर्क किया होगा तो रोड डिस्प्लेस होगा, लेकिन साइकिल रोड को डिस्प्लेस कर सकती है क्या, नहीं। रोड के जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम है, चाहे उस पर साइकिल कितना ही फोर्स लगाए, लेकिन रोड तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। तो जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि साइकिल रोड पे वर्क करेगी तो कितना, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए जो वर्क हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 19th है, वी नो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम dl अपॉन dt ऑफ ए सिंगल पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज इक्वल टू r इंटू एफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 20 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। इनमें से किसके लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बॉडी के बाहर लाई करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगल। ठीक है, 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एक्सप्रेस प्रेशर। प्रेशर को कौन सा रेशियो एक्सप्रेस करता है। आपको पता होगा प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, 22 है, विच ऑफ द मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। तो सबसे प्रिसाइज जो है वो है 5.00 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। 23rd क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स। आपको पता होगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जो वर्क डन अगर किसी फोर्स के साथ हम वर्क डन करते हैं किसी पार्टिकल पे, वो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया उसके इक्वल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 24th है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्री फॉल। फ्री फॉल के टाइम क्या कांस्टेंट रहता है। तो आपको पता होगा कि फ्री फॉल के टाइम कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो इसमें जो कांस्टेंट रहती है वो होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी है जो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, बाकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते रहते हैं, 0 भी हो जाते हैं एक टाइम पे। ठीक है,
25 क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो एनर्जी की तो इन चारों में से स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ए था ख़त्म हो गया। होप आपने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन समझ लिए, जो सारे एक्सप्लेनेशन हमने दिए वो भी आपको समझ आए। अब जो सेक्शन बी है वो देख लीजिए। 24 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई 20 करने हैं। वही बात है कि अगर आपने 20 से ज़्यादा की हैं तो लास्ट के मान ले 22 कर दिया आपने। ठीक है, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे और जो बाकी के 20 बचे हैं उसके हिसाब से आपके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जितने बोले गए हैं आप उतना ही क्वेश्चन कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका जो सीधा आंसर है वो है ऑप्शन डी। स्केलर क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ऑब्जर्वर चाहे किसी भी एक्सिस से देखे, कहीं से भी देखे, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसकी जो वैल्यू है वो सेम होती है। ठीक है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, आप यहाँ पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, 27 है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, रिपल्सिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, 28 है, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑर्बिटल वैल्यू बिकम, ऑर्बिटल वेलोसिटी सॉरी, तो जब कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के क्लोज रिवॉल्व करती है तो उसकी जो ऑर्बिटल वैल्यू होती है वो होती है ऑप्शन ए, GR⁻1/2। ठीक है, 29 है, द एंगल 1 आर्क मिनट इक्वल्स टू, जो एंगल होता है 1 आर्क मिनट वो किसके इक्वल होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.91 × 10⁻⁻⁴ रेडियन। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये बुक में भी आपके एग्जांपल्स में दिया है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल देंगे तो आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है, आप याद कर लीजिए, आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द रेजिस्टेंट R इज इक्वल टू V/I वेयर V इज इक्वल टू 100 ± 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 ± 0.2 एम्पियर। द परसेंटेज एरर इन R विल बी, R में परसेंटेज एरर बताना है, यानी रजिस्टेंस में कितने परसेंट का एरर है ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, इसका पहले आंसर आप देख लीजिए, आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन 30 है उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, यानी V/I। V की वैल्यू क्या दी है 100 ± 5 वोल्ट और I की वैल्यू क्या है 10 ± 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो R में अगर हमें एरर निकालना है तो क्या होता है वो ΔR/R इज इक्वल टू ΔV/V प्लस माइनस होता है ΔI/I। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें R में कितना एरर दिखेगा 7/100 का, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा 7%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट ऑफ स्पीड V इज मीटर पर सेकेंड एंड ऑफ एक्सेलरेशन A इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गूमेंट्स, M स्टैंड फॉर द मास ऑफ द बॉडी। तो इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए सही है। ये तो आपको जनरल पता ही होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू mv हाफ mv²। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसको ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, एग्जाम्स में बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का, बाकी सब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बस फालतू की है। इसमें जो मेन पॉइंट है आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का पूछा है, डायमेंशनल आर्गूमेंट के हिसाब से करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा K इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लाइट टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लेंथ मेजर कर सकता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट
लाइट की जो वेवलेंथ है उसका उतनी जो लेंथ है उसको भी मेज़र कर सकता है, तो सबसे प्रिसाइज वही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 33 है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.2370, इसमें कितने हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर का भी आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा कैसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट के बाद देखिए जो 2, 3, 7 और 0 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये मैंने कैसे निकाला ये आपको पता होगा अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल है वो जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ जाके बुक में एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये इसमें से बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके पेपर में। ठीक है, सिग्निफिकेंट निकालने का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। क्वेश्चन 34 है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस is given by x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. Its velocity at t is equal to 0 second will be. तो पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की, क्या है? x is equal to a plus bt square. a की वैल्यू दे रखी है 8.5 मीटर, b की दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t को सेकंड में नापा है। तो इसकी वेलोसिटी हमें पूछे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसके जो क्वेश्चन 34 का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। x यानी कि जो पोजीशन दिया है वो क्या है? a प्लस बी टी स्क्वायर। ए की वैल्यू दी है 8.5 मीटर, b की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें x निकालनी है। ठीक, निकालना क्या है? हमें वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स बाई में डी टी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब x का तो क्या होगा? डी ए प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन में डी टी। तो इन दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो ए क्या है? कांस्टेंट, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है ए की 8.5, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, और ये बी टी स्क्वायर है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2bt। आपको पता है ना फॉर्मूला, एन ए एन माइनस 1। एन की वैल्यू क्या है? 2, ए की जगह पे क्या आएगा? bt, और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 क्या होगा? 1। तो इसके लिए v क्या आ गया? 2bt। v की वैल्यू हो गई 2bt। हमें क्या बताना है? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। जब यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गया? 0। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 35 है, ये देखिए जो एक ये हमें ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें बताना है कि क्या शो कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि इसमें क्या है? मोशन तो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? ऊपर से देखिए, ऊपर से नीचे, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन जो मोशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, 36 है, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए थीव्स कार स्पीडिंग अवे in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, speed with which bullet hit the thief's car is. हमें वो स्पीड बतानी है जिससे जो बुलेट है वो थीफ की, जो मतलब चोर की गाड़ी है, उसको हिट करेगी। तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 105 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन 36 है उसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है और उसे कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया था मजल स्पीड ऑफ द बुलेट। क्या दिया था? मजल स्पीड ऑफ द बुलेट। उसको डिनोट कर दीजिए वी बी से। कितना था? 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए बाकी जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 540 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैसे करते हैं आपको पता होगा ना, किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए स्पीड ऑफ द पुलिस वैन हमें दी थी, उसको डिनोट कर दीजिए वी से, यानी वेलोसिटी ऑफ वैन से। ठीक है, कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी बुलेट की वो क्या हो जाएगी? वी बी प्लस वी, यानी जो वेलोसिटी बुलेट की है प्लस वेलोसिटी वैन की, तो ये कितना आ जाएगा? 570 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड ऑफ द थीव्स कार,
चोर की जो गाड़ी थी उसकी स्पीड दे रखी है, उसको डिनोट कर लीजिए VT से, यानी वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार। ठीक है, कितना आ गया 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि स्पीड जिससे बुलेट ने जो थीव की गाड़ी थी उसको हिट किया, तो ये कैसे आएगा V माइनस VT, यानी 570 किलोमीटर पर आवर माइनस 192 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आया 378 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो हमारा आंसर था वो किस में, मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 378 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया 105 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 105 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 37। 3 आइडेंटिकल मेटल balls each of radius r are placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed. When centers of 3 balls are joined, the center of mass of system is located at 3 मेटल बॉल्स है। ठीक है, इस तरीके से उन्हें बनाया गया है हॉरिजॉन्टल पे कि वो जो तीनों है एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है, मैं आपको बना के एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बॉल ये हो गई, सेकंड बॉल इसको टच करती हुई ऐसे, और थर्ड बॉल इनको भी टच कर रही है दोनों को, और एक इस पे हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका सेंटर और मास जो है, सेंटर ऑफ मास वो कहाँ लोकेटेड होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे और इसका यहाँ पे। इन तीनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हमें इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड होगा वो होगा ऑप्शन डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। इन तीनों का जो मीडियन करेंगे, ये इसका मीडियन यहाँ पे और इसका मीडियन यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों को जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे बीच में, ये बीच में जो है हम डार्क आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करेगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है द डोर्स आर प्रोवाइडेड विद हैंडल्स नियर द आउटर एज फार अवे फ्रॉम हिंज इज। आपको पता होगा जो दरवाजे हैं उसमें हिंज होती है, यानी कि जोड़ होता है जहाँ से दरवाज़ा जॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे हैंडल होते हैं दरवाजे के, वो एकदम दरवाजे के बाहरी किनारे की तरफ क्यों होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सर्ट मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डोर। ठीक है, तो वो बाहर इसलिए होते हैं ताकि उन पर जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू वो ज़्यादा लगे। ठीक है, 39 है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड टू। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टॉर्क। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो टॉर्क से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन 40 है 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। 2 पार्टिकल्स है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी 2v एंड v रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी v/2। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले तो आप क्वेश्चन को समझने के लिए एक फिगर बना लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, ये ठीक है, ये लाइन है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी इसको अगर हम फर्स्ट वाले को लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और सेकंड वाले को, फर्स्ट वाला अगर पॉजिटिव है तो सेकंड वाला ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 2v, इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1m2। या मैंने लिखा भी है कि जो अगर फर्स्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं तो सेकंड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए जो फॉर्मूले में यहाँ बीच में प्लस था यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो फिर जब इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2mv माइनस mv अपॉन में 2m, तो इसमें आएगा mv अपॉन 2m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा v/2। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी v/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 है द वैल्यू ऑफ g इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेराइज विद। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है g, उसकी वैल्यू कब वेरी करती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। देखिए बच्चे ये सब ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि जो g है, कैपिटल G, उसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, तो कभी वो वेरी ही नहीं करती, तो इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये उसकी ऐसा यूनिट है, तो ये आप याद रखिएगा कि g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g इज, g का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है,
तो वो होता है ऑप्शन 1 m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। 43 है द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द सन। द अर्थ डज नॉट फॉल टूवर्ड्स द सन ड्यू टू। आपको पता होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सन जो है वो अर्थ पे लगाता है, कि मतलब जो अर्थ है वो सन की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन वो अर्थ गिरता क्यों नहीं है सन की तरफ, अट्रैक्ट क्यों नहीं होता। इसका जो सीधा साधा आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो अपने ऑर्बिट पे रोटेशन करते रहते हैं और सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है। 44 है ए 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी to produce in it an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, तो फोर्स 10 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मास हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 kg। अब इसको कैसे सॉल्व किया आप वो भी देख सकते हैं। तो ये 44 का सीधा साधा एक्सप्लेनेशन है। आपको पता होगा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मास इजीली निकल जाएगा। F = ma होता है, m क्या हो जाएगा F/a, यानी 10 न्यूटन अपॉन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m क्या आ गया 10 kg, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 kg। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारे क्वेश्चन आ गए वो आ गए एसर्शन और रीज़न वाले। इसके पहले तो A B C ये 4 ऑप्शन होते हैं, देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि दोनों ही ट्रू है, असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। सेकंड कहता है कि दोनों ट्रू है, लेकिन जो R जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है को। ठीक है। थर्ड क्या कहता है कि A ट्रू है लेकिन R फॉल्स है। और फोर्थ क्या कहता है D कि A भी फॉल्स है और R भी फॉल्स है। तो अब मैं सीधे सीधे इसका आंसर बताऊंगा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है। 45 है असर्शन क्या है, ऑन ए रेनी डे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ए कार और बस एट हाई स्पीड। रीज़न क्या है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ लोअर्ड ड्यू टू वेटिंग ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो ये जो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या दिया है, इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड इम्पल्स ऑफ मोमेंटम दोनों की यूनिट सेम है। रीज़न क्या है, इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो असर्शन जो है हमारा वो तो सही है, ठीक है, कि उनकी यूनिट सेम होती है, लेकिन जो रीज़न है कि वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है। 47 है असर्शन क्या दिया है, ए क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड फॉरवर्ड टू कैच ए बॉल सो एज टू कैच इट ईजिली विदाउट हर्टिंग। रीज़न क्या है, ही ट्राइज टू डिक्रीज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल सो दैट इट हर्ट्स लेस्ट। तो इसमें देखिए जो असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्योंकि जो क्रिकेटर होता है वो कैच करने के लिए अपने हाथ आगे नहीं ले जाता, वो पीछे ले जाता है। और क्यों ले जाता है, ताकि जो बॉल का मोमेंटम है वो ज़ीरो हो जाए, यानी कम हो जाए, और जिससे कि जो हर्ट हो वो उसे कम हर्ट हो बॉल। ठीक है, इसलिए जब वो कैच करते हैं तो बॉल कैच करते हैं तो अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाते हैं, आगे नहीं ले जाते। ठीक है। 48 है असर्शन क्या है, फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। रीज़न क्या है, फ्रिक्शन डिसिपेट्स एनर्जी बट विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक। तो इसमें जो असर्शन है, रीज़न है, दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है। फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए दुश्मन भी है लेकिन हमारे लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, क्योंकि जब फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं सकते, और जो फ्रिक्शन है वो बहुत एनर्जी का लॉस भी करता है। ठीक है, तो हमारे लिए बुरा भी है और हमारे लिए अच्छा भी है। ठीक है। 49 assertion है, on a banked curved track vertical component of the normal reaction provides the necessary centripetal force। रीज़न क्या है, centripetal force is not always required for turning। तो ये जो assertion है वो तो गलती है, क्योंकि इसमें वर्टिकल कंपोनेंट नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम आता है। ठीक है। और रीज़न है वो भी गलत है, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अब आया है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में 6 है, उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने दे। ठीक है। क्वेश्चन 50 है,
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ 2.5 मीटर एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बाई 2 विल बी। अब इसको देख लीजिए, एक वेक्टर है ए, इसकी मैग्नीट्यूड कितना हमें दिया है 2.5 मीटर, ठीक है, ये वेक्टर ए मान लीजिए। अब जब इसका हाफ कर देंगे यानी इतना कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन तो ईस्ट ही रहेगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5/2 यानी कि 1.25 मीटर, और डायरेक्शन क्या है ईस्ट, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1.25 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है। क्वेश्चन 51, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 meter making 1000 revolutions per minute. Linear velocity will be। तो मास दिया है, डायमीटर यानी कि डायमीटर दिया है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, और इसमें मेकिंग 1000 रिवोल्यूशंस पर मिनट यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है, कितना 1000 रिवोल्यूशन हर मिनट में वो कवर कर रहा है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ वो होगा ऑप्शन सी 20π/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसका चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जो क्वेश्चन 51 है आप उसका आंसर यहाँ देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इजीली, कि मास क्या है 10 kg, डायमीटर कितना है 0.40 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.20 मीटर, फ्रीक्वेंसी न्यू कितना है 1000/60 पर सेकेंड, एंगुलर स्पीड क्या होती है 2πf, एफ या बोल लो एफ को, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे न्यू से डिनोट कर देते हैं। चलो, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या हो जाएगा 2π × 1000/60, तो एंगुलर स्पीड क्या आ गया 100π/3 पर रेडियन। लेकिन हमें चाहिए लीनियर वेलोसिटी, तो एंगुलर स्पीड और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन होता है कि v = r ओमेगा, r यानी कि रेडियस, रेडियस कितना है 0.20, ओमेगा कितना आया 100π/3, तो जो लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20π/3 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20π/3 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हमारे बचे हैं वो केस स्टडी वाले हैं। ठीक है, तो इसे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके आंसर देने हैं। तो ये देख लीजिए आप कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का ए और बी का स्केलर होता है। ठीक है, a.b = ab cos थीटा, b cos थीटा क्या है प्रोजेक्शन ऑफ b ऑनटू a, और a cos थीटा क्या है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑनटू b। फिगर में भी वही दिखाया गया, आप देख लीजिए। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। 4 यूनिट वेक्टर्स i j k वी हैव, यूनिट वेक्टर्स i j k के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए i × i = j × j = k × k बराबर 1। ठीक है, तो i कैप की वैल्यू 1, j कैप की भी 1 और k कैप की भी 1, तो इनको एक दूसरे से गुणा करेंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, 53 है 4 यूनिट वेक्टर्स i j एंड k वी हैव। अब i j एंड k के लिए इनमें से कौन सा हमें रिलेशन पता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी i × j = j × k k × i = 0। ठीक है, क्योंकि ये देखो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो i.j करेंगे तो क्या होगा i j cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर है ये दोनों एक दूसरे के, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो cos थीटा क्या होता है 0, तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, 54 पे चलते हैं। फोर्स दिया है i कैप + 5 j कैप + 7 k कैप acts on a particle and displaces it through s = 6 i cap + 9 k cap. The work done if the force is in Newton and displacement in meter will be। वर्क डन बताना है, फोर्स हमें दिया है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो वर्क डन जो आएगा वो जूल में आएगा। और वर्क डन कैसे निकालना है वो अभी दिखाते हैं, उससे पहले आपको देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 54 क्वेश्चन का है उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। वर्क डन क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 69 जूल के। आप देख सकते हैं मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, आई कैप की मल्टीप्लाई आई कैप से करेंगे, जे कैप की मल्टीप्लाई जे कैप से और के कैप की के कैप से, और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 69 जूल। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल
व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90 डिग्री। फोर्स किस में है, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो हमें वर्क डन बताना है और जब उनका एंगल 90 डिग्री है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 0 जूल। अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसे आया। क्वेश्चन जो 55 है उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। वर्क क्या होता है, एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट। एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होता है, 0। तो एफ एस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इसलिए वर्क डन क्या हो गया, 0 जूल। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी 0 जूल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस लास्ट क्वेश्चन 55 के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो कल उनका फिज़िक्स का एग्ज़ाम है आपको भी बेनिफिट मिलेगा और उन आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं। तो आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।